सामान्य जन का सफर जीएस जर्नी में आप सभी हम सफर का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के डेली एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और साथ में एक सवाल आपके लिए प्रत्येक दिन छोड़ा जाता है। जो सवाल कल आपके लिए छोड़ा गया था, इसमें हम आपके लिए सवाल रखे थे कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया है, और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब आज के लिए जो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, प्रश्न है आपके लिए लॉन टेनिस की जो 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें अभी विंबलडन 2026 संपन्न हुआ है। विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का खिताब, विंबलडन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, अर्थात किसको पुरुष एकल खिताब जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? कमेंट बॉक्स में जाएं, उत्तर दें। और अब हम चलते हैं डेली टॉप 10 के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। जिंद सोनीपत रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, और सही आंसर है इसका हरियाणा। जिंद सोनीपत रूट पर जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी तो भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसे हम हाइड्रोजन क्लब के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व जर्मनी, जापान इस क्लब में पहले से ही रहा है। जिंद सोनीपत रूट की लंबाई 89 किलोमीटर है और 89 किलोमीटर के ट्रैक पर इस ट्रेन को चलाने की बात की गई है। खास बात यह इस ट्रेन की कि इससे धुआं के जगह वाष्प उत्सर्जित होता है, अर्थात बिल्कुल प्रदूषण मुक्त यह ट्रेन होगा। अब थोड़ा एक नजर इस पर भी डालते हैं कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हैं श्री सतीश कुमार। श्री सतीश कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी हैं। दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। आपको बताना है केंद्र सरकार ने 15,000 पवित्र वनों के संरक्षण के लिए 3,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? 3,000 करोड़ रुपए बजट के साथ 15,000 पवित्र वनों के संरक्षण की को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। आपको बताना है कि उस योजना का नाम क्या है। विकल्प आपके लिए आस्था वन संरक्षण योजना, कैंपा योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। और द राइट आंसर इज आस्था वन संरक्षण योजना। आस्था वन संरक्षण योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए की लागत से यह जो योजना शुरू की गई है वह 2026-27 से 2030-31 तक क्रियान्वित किया जाएगा। धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय कैंपा कोष से किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा की 7वीं शासी बैठक में इस निर्णय को लिया गया। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में केविन पीटरसन के साथ किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तानों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा। और सही आंसर है इसका सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा। सौरव गांगुली बंगाल टाइगर, अंजुम चोपड़ा, यानी एक पुरुष को एक महिला को इस बार जगह मिला है। भारत की बात करें तो हॉल ऑफ फेम आईसीसी का जो होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को सेवा जो देते हैं और क्रिकेट को ऊंचाई प्रदान करते हैं, उनको एक विशेष फ्रेम में जगह दिया जाता है। इसके लिए जो शर्त है उसके अनुसार आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहे हुए कम से कम 5 साल हुए हों और जब आपके दौर रहे हों तब आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को ऊंचाई दी है, ऊंचाई दिया हो, तब आपको हॉल ऑफ फेम में विशेष रूप से जगह दिया जाता है। और इस बार आईसीसी ने जिन 3 खिलाड़ियों को इस फ्रेम में रखा उसमें इंग्लैंड के बड़े प्रसिद्ध बल्लेबाज केविन पीटरसन के साथ साथ
भारत के पूर्व कैप्टन सौरभ गांगुली, दादा के नाम से जाने जाने वाले, और अंजुम चोपड़ा को दिया गया है। जहां तक सवाल अंजुम चोपड़ा का है, तो भारत की तीसरी महिला क्रिकेटर बन गई है जिनको इसमें जगह मिला है। और वहीं सौरभ गांगुली का सवाल है, तो 10वें पुरुष क्रिकेटर बने हैं जिनको कि इसमें जगह मिला है। अब हम देखते हैं अगला सवाल स्क्रीन पर है। लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, वहां टेस्ट मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड का, महिला का, और उसमें भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय एक महिला बन गई है। कौन? जिन्होंने 5 विकेट लिया है। तो आपको बताना है 5 विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन गई है। विकल्प है स्नेह राणा है, क्रांति कौर है, शेफाली वर्मा है, और इनमें से कोई नहीं। और ये काम किया है क्रांति गौर ने। क्रांति गौर, इसके साथ ही जो ऑनर्स बोर्ड है लॉर्ड्स का, उसमें अपना नाम दर्ज करवा लिया है और इतिहास की पहली महिला गेंदबाज बन गई है। यानी ध्यान में रखना है कि क्रांति गौर का नाम लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित टेस्ट ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज कर दिया गया, और इस क्रेडिट को पाने वाली, इस सम्मान को पाने वाली, इस ऑनर को पाने वाली वो पहली महिला बन गई है। यास्तिका भाटिया का शतक दूसरी पाली में, जो ये अभी टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें यास्तिका भाटिया ने भारत की ओर से 113 रन का योगदान दिया है। लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला विकेट कीपर बल्लेबाज बन गई। ऐसा नहीं सोचना है कि यह पहली महिला बल्लेबाज बनी है, बल्कि विकेट कीपर के रूप में पहली महिला बल्लेबाज बन गई है जो क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स पर शतक ठोकने वाली बनी है, यानी शतक ठोकी हो। उपपरमाणविक, यानी 5वां सवाल आपके लिए। उपपरमाणविक कणों के अनुकरण के लिए क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर द्वारा अपने क्वांटम एल्गोरिदम को सत्यापित कराने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बन गया? बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, बीआईटी बेल्लूर और थापर इंस्टीट्यूट, और सही आंसर है इसका बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में है यह स्थित, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और इसने क्वांटम एडवांटेज ट्रैकर एक वैश्विक ओपन सोर्स और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र डिजिटल फ्रेमवर्क है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के दावों को एकत्रित करने, जांचने और सत्यापित करने का काम करता है। उसमें सफलता पाया है। क्वांटम एल्गोरिदम में आईबीएम के 120 क्यूबिट प्रोसेसर का उपयोग करके उपपरमाणविक कणों के व्यवहार का अनुकरण 20 सेकंड में पूरा कर दिया गया है। अब क्वांटम सिमुलेशन में मुख्य रूप से 2 परमाणविक कण होते हैं। ध्यान में रखना है, क्वांटम सिमुलेशन में जो 2 परमाणविक कण हैं वो है क्वार्क्स और ग्लूऑन। क्वार्क्स और ग्लूऑन। अगला सवाल आपके लिए है छठा आज का। हाल ही में भारतीय पर्यटकों की जुड़ी एक दुखद नाव दुर्घटना, जिसकी चर्चा आपने अभी हाल में सुनी होगी। दुखद नाव दुर्घटना हुआ जिसमें 15 पर्यटक मारे गए। आपको यानी 15 पर्यटक की अकाल मौत होती है। वह फूकोक द्वीप में हुआ। फूकोक द्वीप किस देश में है ये आपको बताना है। कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, और फूकोक द्वीप है वियतनाम में। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मोतियों की खेती के कारण फूकोक द्वीप को पर्ल आइलैंड भी कहा जाता है। यानी फूकोक द्वीप को अगर पूछा जाए क्या, तो पर्ल आइलैंड भी कहा जाता है। वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है जो थाईलैंड की खाड़ी में स्थित है, और हादसे में अभी 15 भारतीय पर्यटक वहां पर काल कलवित हो गए। 7वां सवाल है, किस भारतीय राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2030 तक लिम्फोटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव, काफी मोटा हो जाता है पांव, वो खत्म करने के लक्ष्य के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। एक नजर डालते हैं इसके ऊपर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 रखा है। अब वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का सतत विकास लक्ष्य और पश्चिम बंगाल राज्य का यह विशेष अभियान 2030 तक इसे समाप्त करने पर केंद्रित है। ज्यादातर यह जानते हैं यह बीमारी उष्णकटिबंधीय रोग है और भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, और यह बीमारी एक विशेष मच्छर के काटने से होता है, यानी संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है।
संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से DEC डाई इथाइल कार्बामजाइन और एल्बेंडाजोल दवाओं की खुराक दी जा रही है। अगला सवाल 8वां आपके लिए, किस देश ने पहली बार लॉन्ग मार्च 10B नामक अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट को समुद्र में एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा है? किस देश के द्वारा? देखिए, हाल ही में किस देश ने पहली बार लॉन्ग मार्च 10B नामक अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट को समुद्र में एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतारा? अमेरिका, जापान, चीन, रूस। और सही आंसर है इसका भारत का पड़ोसी देश चीन। दक्षिणी चीन के हैरान प्रांत में स्थित वेनचांग वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से उड़ान भरी थी और 6 मिनट बाद इसका बूस्टर सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है और 2030 से पहले अपने मानव युक्त चंद्रमा मिशन को अंजाम देने के लिए यह विकसित कर रहा है। मानव युक्त यानी मानव के साथ चंद्रमा मिशन जो शुरू होगा उसके लिए चीन यह काम कर रहा है। समुद्र में तैरते जहाज पर लगे एक विशाल कै लचीले जाल में खुद को सुरक्षित फंसा लिया। यह दुनिया का पहला सफल नेट रिकवरी परीक्षण है। चलिए, और अब हमारे लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? यानी वह कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और सही आंसर है इसका बिहार ने शुरू किया है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल आज का है, हाल ही में किस सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने भारत में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एक सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया। और राइट आंसर है BSNL यानी BSNL के द्वारा भारत में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट फोन को लॉन्च किया गया है। देखिए, अब इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? रक्षा बल, समुद्री संचालन, आपदा प्रबंधन, खनन और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक रफ एंड टफ कीपैड डिवाइस है जो बिना मोबाइल टावर या पारंपरिक सिम कार्ड के भी वॉइस कॉलिंग और SMS की सुविधा देता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए एक विशेष SOS बटन और दमदार बैटरी बैकअप दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण यह फोन आम नागरिकों के लिए सीधे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। ध्यान में रखना है, आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ऊपर में देख ही रहे हैं कि किन क्षेत्रों के लिए किया गया है। इसे खरीदने और उपयोग करने के लिए सरकार के दूरसंचार विभाग से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अर्थात एक प्रकार से समझा जाए तो यह एक लाइसेंस ही आपको पास होगा, मतलब होंगे यह फोन, और आप लाइसेंस अगर इसका प्राप्त करते हैं तो ये इस फोन का उपयोग आप कर सकते हैं। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।